डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका कैरियर जैक्सन के यूट्यूब चैनल पर। ज्योग्राफी की कंटिन्यूड क्लास में हम लोग ने लास्ट क्लास में चर्चा किया था हिमालय, और हिमालय हम लोग पढ़ चुके हैं पूर्ण रूप से। आज की जो क्लास होगी वो होगी पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ या पूर्वोत्तर हिमालय। हिमालय पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ज़्यादा चर्चा करते हैं हम लोग पूर्वोत्तर की पहाड़ियों पर। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कैसी हैं और कैसे विस्तृत हैं हमारे, तो एक हम पूर्वोत्तर भारत की मैप बनाते हैं। ये मान लीजिए पूर्वोत्तर भारत है। ये वाला एरिया थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कुछ इस तरह। ओके, ये समझ लीजिए पूर्वोत्तर भारत है। और ये मान लीजिए अपना पूर्वोत्तर भारत है। इस पूर्वोत्तर भारत में इस पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं। इस पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं और इन 7 राज्यों को ही 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इन 7 सिस्टर राज्यों में देखिए, ये एक राज्य है कुछ इस तरह। ठीक है, ये एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, और ये वाला एरिया हो गया मिजोरम का। ठीक है, ये एरिया हो गया मिजोरम का, और ये वाला एरिया हो गया त्रिपुरा। ये हो गया मेघालय। ठीक है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। यहां लिख लेते हैं, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये बीच में जो है असम हो गया, असम। ये हो गया नागालैंड, नागालैंड हो गया। ये हो गया मणिपुर, ये हो गया मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया त्रिपुरा, और ये हो गया मेघालय। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए जरा ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पूर्वोत्तर भारत में जो राज्यों की संख्या वो कितनी है? 7 राज्य हैं, और इन्हीं 7 राज्यों को कहा जाता है 7 सिस्टर के नाम से। पूर्वोत्तर भारत जो भारत से जुड़ा हुआ है, ये जो बीच वाली जगह है, इसी जगह का नाम है सिलीगुड़ी गलियारा।
क्या नाम है इसका, सिलीगुड़ी गलियारा। पूर्वोत्तर भारत भारत से जुड़ता है सिलीगुड़ी गलियारे के द्वारा, इसीलिए पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए मार्ग बहुत सकरे होते हैं, मार्ग बहुत क्या सकरे हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य शामिल हैं, 7 राज्य शामिल हैं, और इन्हीं 7 राज्यों को क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है। और इन्हीं 7 सिस्टर में स्थित राज्यों को हम लोग अध्ययन करेंगे कि इनमें पहाड़ियां कैसे कैसे विस्तृत हैं। ध्यान से समझिएगा, इन 7 सिस्टर राज्यों में असम एक ऐसा राज्य है जो 6 राज्यों को टच कर रहा है। जरा ध्यान से देखिए, असम अरुणाचल प्रदेश को भी टच कर रहा है, असम नागालैंड को भी टच कर रहा है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। यानी असम जो है पूर्वोत्तर भारत में असम एक ऐसा राज्य है जो कि 6 के 6 राज्यों को टच करता है। यानी पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं और असम इन 6 राज्यों को टच करता है। यानी असम पूर्वोत्तर भारत के लगभग बीचों बीच स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों को टच करता है। कौन, असम। असम नागालैंड को भी टच करता है, मणिपुर को भी टच करता है, मिजोरम को भी, मेघालय को भी, त्रिपुरा को भी और अरुणाचल प्रदेश को भी। 7 सिस्टर अगर कोई कहे 7 सिस्टर स्टेट, तो 7 सिस्टर स्टेट से आप क्या समझेंगे कि सिलीगुड़ी गलियारे के बाद जो भारत के राज्य स्थित हैं वही क्या हैं, 7 सिस्टर राज्य हैं। ध्यान दीजिएगा, नागालैंड वगैरह इनर लाइन परमिट वाले राज्य हैं। जब आपको पॉलिटी पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्य कैसे हैं, इनर लाइन परमिट वाले राज्य हैं। ठीक है, इन राज्यों में जो स्थितियां हैं, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इन राज्यों की हम लोग आज पहाड़ियों की चर्चा करते हैं कि इन राज्यों में पहाड़ियां कैसे विस्तृत हैं और इनकी स्थिति कैसे कैसे है। ठीक है, चलिए, ये आपको शायद पूर्वोत्तर भारत की स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। पूर्वोत्तर भारत सिलीगुड़ी गलियारे के द्वारा, किसके द्वारा, अगर आपसे पूछे कि भारत जो है पूर्वोत्तर से किस रास्ते से जुड़ता है, तो पूर्वोत्तर भारत से भारत किस राज्य से जुड़ता है, सिलीगुड़ी गलियारे के द्वारा जुड़ता है। आगे बात समझिएगा, यही बच्चे, यही मैकमोहन रेखा है जो 1914 में निर्धारित हुई थी, और यहीं पर एक तवांग झील है। अगर आपके पास एटलस हो तो जरूर उठा के दिया गया, यहीं पर तवांग है, और इसी तवांग पर चाइना लगातार अपनी जो है दावा कह रहा है कि ये जो है तवांग चाइना का हिस्सा है। ठीक है, तो तवांग को लेकर, यानी पूर्वोत्तर भारत में हम इतना सेंसिटिव इसलिए हैं, पूर्वोत्तर भारत का विकास करना इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत बच्चे जब ठंडियों का मौसम आता है तो आप हिमालय पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में, इस तरह कुछ आया है महान हिमालय, और महान हिमालय में जब बर्फबारी होती तो सिलीगुड़ी गलियारा ढक जाता है और हमारी जो संपर्क है वो पूर्वोत्तर भारत से टूट जाती है। चाइना जैसे देश इसी चीज का फायदा उठाकर जो है हमारे पूर्वोत्तर भारत राज्यों में जो है घुसपैठ करते हैं या यहां पर जो है माहौल बिगाड़ने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत जैसे कहेगा 7 सिस्टर स्टेट, आप समझ जाइएगा कि 7 सिस्टर स्टेट में क्या है, हमारा पूर्वोत्तर भारत है, ईस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया है, और इसी में कितने राज्य शामिल हैं, 7 राज्य। इन पूर्वोत्तर भारत में असम एक ऐसा राज्य है जो 6 के 6 राज्यों को क्या करता है, टच करता है। ठीक है, चलिए, तो अब इन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को हम इनकी पहाड़ियों के बारे में हमें चर्चा करनी है, तो देखते हैं इनकी पहाड़ियां कैसे विस्तृत हैं। ठीक, एक एक राज्य की पहाड़ियां देखते हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां देख लेते हैं। ओके दोस्तों, चलिए, ये पूर्वोत्तर भारत हो गया। पहाड़ियां देखिएगा बच्चे, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में एक पहाड़ी स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में एक पहाड़ी विस्तृत है और इस पहाड़ी का नाम है मिर पहाड़ियां। ये पहाड़ी है एक, और इस पहाड़ी का नाम है मिर पहाड़ी। मिर पहाड़ियां, इसके थोड़ा सा उत्तर पूर्व जाएंगे आप
तो यहाँ एक पहाड़ी मिलेगी आपको और इस पहाड़ी का नाम है आबोर पहाड़ी। आबोर पहाड़ियाँ। इसके एकदम उत्तर जाएंगे तो यहाँ आपको एक पहाड़ी मिलेगी और इस पहाड़ी का नाम है मिसमी पहाड़ी। म्यांमार की सीमा के साथ अरुणाचल प्रदेश के जब पूर्वी सीमा पर आप जाएंगे तो यहाँ एक पहाड़ी मिलेगी आपको और इस पहाड़ी का नाम है पटकाई बुम पहाड़ी। बुम, पटकाई बुम पहाड़ियाँ। और अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग में जब आएंगे तो यहाँ एक पहाड़ी मिलेगी आपको और इस पहाड़ी का नाम है डाफला पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम क्या है? डाफला पहाड़ियाँ हैं। तो मिर, आबोर, मिसमी, पटकाई बुम और डाफला पहाड़ियाँ कहाँ विस्तृत हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। मिर, आबोर, मिसमी, पटकाई बुम और डाफला पहाड़ियाँ कहाँ विस्तृत हैं? अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी और मिर पहाड़ियों के बीच कौन सी पहाड़ियाँ हैं? आबोर पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? आबोर पहाड़ियाँ हैं। ठीक। और पटकाई बुम पहाड़ियाँ किसकी सीमा के साथ? म्यांमार की सीमा के साथ स्थित है। किसकी सीमा के साथ? म्यांमार की सीमा के साथ। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मिर और आबोर पहाड़ियों के बीच से एक नदी गुजरती है। मिर और आबोर पहाड़ियों के बीच से एक नदी गुजरती है और इस नदी का नाम है सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी। और यही सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। तो जो मिर और आबोर पहाड़ियों को अलग करती है वह नदी जो मिर और आबोर पहाड़ियों को अलग करती है उसका नाम क्या है? सुबनसिरी नदी है। कौन सी नदी है? सुबनसिरी नदी। यानी मिर और आबोर पहाड़ियों को जो सेपरेट करती है उस नदी का नाम क्या है? सुबनसिरी नदी। और यही सुबनसिरी नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी इन्हीं मिसमी पहाड़ियों को काटकर भारत में प्रवेश करती है और यहीं पर जो है दिहांग या दिबांग गर्ज का निर्माण करती है। और यही मिसमी पहाड़ियाँ भारत में अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को क्या करती हैं? निर्धारित करती हैं। इन्हीं बच्चे मिसमी पहाड़ियों में एक दर्रा है जिसका नाम है यांग याप दर्रा। उसी यांग याप दर्रे के सहारे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी किन पहाड़ियों को काटकर भारत में प्रवेश करती है? मिसमी पहाड़ियों को काटकर प्रवेश करती है। और इसी मिसमी पहाड़ियों के पास एक चोटी है नामचा बरुआ पर्वत, जो इससे पहले वाले हिमालय में आप पढ़ चुके हैं। हमने आपको बताया था नंगा पर्वत से लेकर और नामचा बरुआ पर्वत तक क्या विस्तृत था? हिमालय विस्तृत था। यानी मिसमी पहाड़ियों को काटकर भारत में क्या कर रही है? यही मिसमी पहाड़ियां भारत में हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा क्या करती हैं? निर्धारित करती हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए अगली बात देखिएगा बच्चे। ये जो पटकाई बुम और डाफला पहाड़ियां हैं, जो पटकाई बुम और डाफला पहाड़ियां हैं, ये पूरा के पूरी पहाड़ियां, ये सब के सब पहाड़ियां बांस से आच्छादित हैं। बांसों से क्या है? आच्छादित हैं। और यही ये जो डाफला पहाड़ियां हैं ये बांस के वृक्षों से आच्छादित हैं। और बांस के वृक्षों से आच्छादित होने के कारण अरुणाचल प्रदेश में उगे हुए बांस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये डाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में बांस की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इन डाफला पहाड़ियों में क्या होती है? बांस की खेती होती है। और जो ये पटकाई बुम और मिसमी पहाड़ियाँ हैं ये अल्पाइन और देवदार वृक्षों से क्या है? ये आच्छादित हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश के इन पहाड़ियों में जो जितनी पहाड़ियां हैं ये सब क्या? पाइन और देवदार वृक्ष से क्या हैं? नहीं, देवदार वृक्ष से क्या हैं? ये सब के सब आच्छादित हैं। ठीक है। डाफला पहाड़ियाँ किससे आच्छादित हैं? बांस से आच्छादित हैं। इन डाफला पहाड़ियों में क्या मिलता है? बांस मिलता है। ठीक है। और बच्चे ध्यान सुनिएगा, इन्हीं पहाड़ियों में यहाँ कुछ जनजातियाँ क्या करती हैं? झूम कृषि करती हैं। आइए समझ लेते हैं कि झूम कृषि क्या होता है। ध्यान समझिएगा। मान लीजिए बच्चे ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, ये कोई पहाड़ी है।
मान लीजिए कोई पहाड़ी है और यहाँ पर जो है बहुत प्रकार के वृक्ष उगे हैं इन पहाड़ियों में, ठीक है। अब इस पहाड़ी में मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई जनजाति है जो निवास कर रही है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई जनजातियां जो निवास कर रही हैं यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। ये जनजातियां क्या काम करती हैं, पहले इस वाले पार्ट को काटेंगी, यहाँ के वृक्षों को काटेंगी, और जब यहाँ के वृक्षों को काटेंगी तो जमीन खाली हो जाएगा, और जब जमीन खाली हो जाएगा तो क्या करेंगी, यहाँ पर खेती करेंगी। कुछ दिन बाद क्या होगा, यहाँ की मिट्टी की उर्वरकता समाप्त हो जाती है। मिट्टी की उर्वरकता समाप्त कैसे हो जाती है, जरा ध्यान से समझिए बात। इन वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो गहराई तक होती हैं, और जब गहराई तक होती हैं तो नीचे का नाइट्रोजन सतह पे लाके छोड़ देती हैं, और खेत क्या हो जाते हैं, वो सब के सब क्या हो जाते हैं, उपजाऊ हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जनजातियां क्या करती हैं कि यहाँ काटेंगी, इन यहाँ वृक्षों को काटेंगी और यहाँ क्या करेंगी, झूम कृषि करेंगी। ये झूम कृषि करने के बाद जब यहाँ की मिट्टी उर्वरकता समाप्त हो जाएगी तब ये जनजातियां पहुंच जाएंगी यहाँ। अब यहाँ के वृक्षों को काटेंगी और कुछ दिन बाद यहाँ खेती करेंगी, तब तक यहाँ फिर वृक्ष उग आएगा, तब तक यहाँ फिर वनस्पतियाँ उगाएंगी, फिर ये लौट कर यहाँ आ जाएंगी। और इसी को आप हिंदी भाषा में कहते हैं स्थानांतरित या झूम कृषि, या अंग्रेजी में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो यही पटकाई बुम और डापला पहाड़ियों में इन्हीं जनजातियों द्वारा, पटकाई जनजातियों द्वारा या मिर जनजातियां या मिस जनजातियों द्वारा इन पहाड़ियों में क्या किया जाता है, झूम कृषि किया जाता है। क्या किया जाता है, इन्हीं पहाड़ियों में झूम कृषि किया जाता है। और इस झूम कृषि का मतलब क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब ये है जनजातियां कुछ दिन तक किसी विशेष क्षेत्र पर कृषि करती हैं, जब वहाँ की मिट्टी की उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर लौट कर उस जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो है क्या होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है। इसी को झूम कृषि करती हैं। इन्हीं पटकाई बुम, डापला और मिसमी आबोर पहाड़ियों में जनजातियाँ क्या करती हैं, झूम कृषि करती हैं। और ये सब के सब पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश में। म्यांमार की सीमा के साथ जो पहाड़ी स्थित है उसका नाम क्या है, पटकाई बुम है। जो अरुणाचल प्रदेश के केंद्र भाग में स्थित है उसका नाम क्या है, डापला पहाड़ियां हैं। बरहमपुर नदी जिन पहाड़ियों को काटकर भारत में प्रवेश करती है उसका नाम क्या है, मिसमी पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां, मिसमी पहाड़ियां हैं। चलिए अगली पहाड़ी देखते हैं। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां। नागालैंड में एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी म्यांमार की सीमा के साथ स्थित है, और इस पहाड़ी का नाम है नागा पहाड़ी या नागालैंड की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, नागा पहाड़ी या नागालैंड की पहाड़ी। और इसी नागा पहाड़ियों में नागा जनजातियां निवास करती हैं, और इस नागा पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है इसी का नाम है सारामाती। इन नागा पहाड़ियों में, नागा पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है सारामाती, सारामती, सारामाती, ठीक है। नागा पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी इसका नाम क्या है, सारामाती। 38-26 मीटर क्या है, ये ऊंचा है। कई बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया कि सारामाती किन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नागा जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, नागालैंड में निवास करती हैं। किन पहाड़ियों में, नागा पहाड़ियों में। और ये नागा पहाड़ियां किसके साथ विस्तृत हैं, म्यांमार की सीमा के साथ क्या है, विस्तृत है। कहाँ पर, नागालैंड में। इन्हीं पहाड़ियों के जैसे आप दक्षिण आएंगे आपको एक पहाड़ी मिलेगी और उस पहाड़ी का नाम होगा मणिपुर पहाड़ी। ध्यान से समझिएगा, यहां ये भी म्यांमार की सीमा के साथ स्थित है, उसका नाम है मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां। तो ये मणिपुर पहाड़ियां ये सब हिमालय के पार्ट हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बताया था मैंने कि नामचा बरुआ पर्वत के बाद हिमालय क्या करता है, तीखा मोड़ लेकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। जहां नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। ध्यान दीजिए, मणिपुर पहाड़ियां, नागालैंड के बाद कौन पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियां। और इन्हीं मणिपुर पहाड़ियों में एक बहुत ही फेमस झील स्थित है। इन्हीं मणिपुर पहाड़ियों में एक झील स्थित है और इसी झील का नाम है लोकतक।
कहीं कहीं लोकतक मिलेगा, कहीं कहीं लोटक मिलेगा, लोकटक झील। इसी मणिपुर पहाड़ियों में लोतक या लोतक झील स्थित है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है। अब इसका मतलब यह नहीं कि झील तैर रहा है, नहीं। हुआ क्या है, यहां इस स्ट्रक्चर समझिएगा। मान लीजिए ये कोई झील है, मान लीजिए ये कोई झील है, ये मान लीजिए कोई झील है, ठीक है। अब इस झील में क्या हुआ है, ये जो जल है, ये जल है, इसमें ये मान लीजिए जल है, ये मान लीजिए लोतक झील है, इसमें मान लीजिए जल है। तो हुआ क्या है, इस झील में, इस जल पर बहुत बड़े बड़े शैवाल उगाए हैं। इन शैवाल के परत इतने मोटे हो गए हैं, इन शैवालों के परत इतने मोटे हो गए हैं कि इन शैवाल पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष उगाए हैं। इन शैवालों पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष उगाए हैं और वो वृक्ष, अब यह ध्यान दीजिएगा, इस पानी के ऊपर शैवाल है, इन शैवालों के ऊपर बहुत बड़े बड़े वृक्ष उगे हैं। तो होता क्या है, ये जब शैवाल तैरता है तो झील की स्थितियां क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील कहा जाता है। यानी ये झील नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं कि झील तैर रहा, नहीं। उस झील के ऊपर जो शैवाल जम गए हैं, उन शैवालों के ऊपर बहुत मोटे मोटे वृक्ष उगाए हैं और वही वृक्ष जब वो शैवाल तैरता है तो उस वृक्ष की स्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए लोतक को क्या कहा जाता है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील। और इसी झील पर, इसी शैवाल के ऊपर जो अनेक प्रकार की वृक्ष उगाए हैं, उन्हीं वृक्षों के बीच अनेक प्रकार की जो है जीव जंतु रहते हैं। यानी बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और उसी जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, केबुल लामदेव जाऊ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। इसी झील के ऊपर जो स्थित शैवाल है, जो वहाँ जैव विविधता पाई जाती है, उसी को केबुल लामदेव जाऊ क्या कहा गया है, राष्ट्रीय उद्यान कहा गया है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। यानी मणिपुर में क्या स्थित है, मणिपुर पहाड़ियों में लोटक झील स्थित है। और यही मणिपुर पहाड़ियों में से के पास से एक नदी बहती है और उसी नदी का नाम है ब्राक नदी, जो मणिपुर और मिजोरम की सबसे प्रमुख नदी है। ब्राक नदी जो मणिपुर और मिजोरम की क्या है, सबसे प्रमुख नदी है। ये क्या हो गया, मणिपुर पहाड़ियां हो गई। अगली पहाड़ी देखिए आप, मिजोरम में म्यांमार की सीमा के साथ एक पहाड़ी स्थित है और इसका नाम है मिजो पहाड़ियाँ। मिजो पहाड़ियाँ, और कहीं कहीं मिल जाएगा आपको लूसाई पहाड़ियों के नाम से। मिजो पहाड़ियाँ या लूसाई पहाड़ियाँ, लूसाई या फिर मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, लूसाई या मिजो पहाड़ी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हिमालय वाला स्ट्रक्चर आपको याद आए प्रीवियस वाले क्लास में, यही मिजो पहाड़ियाँ ये क्या हैं, भारत में हिमालय की सबसे अंतिम सीमा बना रही हैं, पूर्वोत्तर हिमालय की सबसे अंतिम सीमा बना रही हैं, लूसाई पहाड़ियाँ या मिजो पहाड़ियाँ। तो एक बार सवाल क्वेश्चन पूछा गया है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अराकान योमा के साथ भारत की कौन सी पहाड़ी अपनी सीमा साझा करती है, तो आप तुरंत उत्तर बताएंगे कि लूसाई पहाड़ियाँ, क्योंकि हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो ये लूसाई पहाड़ियाँ क्या करती हैं, अराकान योमा के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं। यानी ये पहाड़ियां अराकान योमा के साथ क्या हुई हैं, लगी हुई हैं। और इस मिजो पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है ब्लू माउंटेन। यहां एक चोटी है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। यहाँ मिजो या लुसाई पहाड़ियों की जो चोटी है इसका नाम है ब्लू माउंटेन। और ये ब्लू माउंटेन जो है ये 64 मीटर ऊंचा है। कितना, 64 मीटर क्या है, ऊंचा है। जो मिजो या लुसाई पहाड़ियों की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। अगली पहाड़ियां देखिएगा ध्यान से आप, ये हो गया त्रिपुरा। और त्रिपुरा में यहाँ एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है त्रिपुरा पहाड़ियाँ, त्रिपुरा पहाड़ी। और इस त्रिपुरा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है
इसका नाम है वेटलिंग, वेटलिंग शिव। त्रिपुरा पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है वेटलिंग शिव, और वेटलिंग शिव की ऊंचाई है 939 मीटर। कितना है? 939 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया? त्रिपुरा पहाड़ियां। चलिए अगली पहाड़ियां देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। मेघालय में कुछ पहाड़ियां स्थित हैं, जिनमें 3 पहाड़ियां सबसे प्रमुख हैं। मेघालय के जो सबसे पश्चिमी सीमा पर स्थित है, इस पहाड़ी का नाम है गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी। जो मेघालय के मध्य भाग में स्थित है, इसका नाम है खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी। और मेघालय के जो सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, इसका नाम है जयंतिया। जयंतिया, जयंतिया पहाड़ियां। तो मेघालय में मुख्यतः 3 पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। और इन्हीं गारो, खासी और जयंतिया में गारो जनजातियां निवास करती हैं, खासी में खासी जनजातियां, और जयंतिया में जयंतिया जनजातियां निवास करती हैं। यानी गारो, खासी जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? मेघालय में। यानी गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? मेघालय में। और मेघालय के जो पश्चिमी भाग में स्थित है, उसका नाम गारो पहाड़ियां हैं, और जो मध्य भाग में स्थित है, उसका नाम खासी पहाड़ियां हैं, और जो पूर्वी भाग में स्थित है, उसका नाम क्या है? जयंतियां हैं। इन गारो पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसी का नाम है नो क्रेक। नो क्रेक। क्रेक। इन गारो पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है नो क्रेक, और इस नो क्रेक की ऊंचाई 14-12 मीटर है। कितना मीटर? 14-12 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये नो क्रेक राष्ट्रीय उद्यान भी मेघालय में ही है, नो क्रेक राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी मेघालय में है, और नो क्रेक चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? गारो पहाड़ियों की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। क्या? नो क्रेक। ठीक है, चलिए। जो मेघालय की राजधानी है शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग, चेरापूंजी, चेरापूंजी, मासिनराम, जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये सब के सब कहां हैं? खासी पहाड़ियों में। कहाँ हैं सबके सब? खासी पहाड़ियों में। यानी मेघालय में मुख्यतः 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय की राजधानी शिलांग, चेरापूंजी और मासिनराम कहाँ है? किस पहाड़ी में? किस पहाड़ियों में? खासी पहाड़ियों में। किन पहाड़ियों में? खासी पहाड़ियों में। चलिए, असम में एक पहाड़ी स्थित है, जहां काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास, और इस पहाड़ी का नाम है मिकिर पहाड़ियां। ये क्या है? मिकिर पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? ये मिकिर पहाड़ियां। और ये मिकिर पहाड़ियां भी बांस और अल्पाइन और देवदार वृक्षों से क्या है? ये सब के सब आच्छादित हैं। तो मिकिर पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? असम में स्थित हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इन्हीं पहाड़ियों के समीप क्या है? स्थित है। ये क्या हैं? पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। एक बार फिर समझ लीजिएगा, मिर, आबोर, मिसमी, पटकाईबूम, डपला कहाँ हैं? असम में हैं। सुबनसिरी नदी आबोर और मिस पहाड़ियों को क्या करती है? अलग करती है। बरमपुर नदी मिसमी पहाड़ियों को काटकर भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सारा माता है। लोटक झूल किस पहाड़ियों में? मरपुर पहाड़ियों में। लुसाई या मिजो पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ब्लू माउंटेन है। त्रिपुरा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है? वेटलिंग शिव है। गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नो क्रेक है। और गारो और खासी जयंतिया कहाँ स्थित हैं? मेघालय में स्थित हैं। कहाँ पर? मेघालय में। और ये क्या है? पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य? 7 राज्य, जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, जिनमें से असम क्या करता है? 6 के 6 राज्यों के पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सीमा के साझा करता है। ठीक है, ये क्या हो गई? पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हो गई। ठीक है, चलिए, तो आज का ये हो गया पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पेपर कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक ये हो गया हम लोग का
स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, जियोमॉर्फी रीजन ऑफ इंडिया में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था जियोमॉर्फी रीजन में उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। दूसरा स्ट्रक्चर बताया था आपको उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा स्ट्रक्चर भारतीय मरुस्थल, फिर प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद तटीय मैदान, फिर द्वीप समूह। तो पहला स्ट्रक्चर पूरा हो गया है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान कैसे है। ठीक है, भारत की जियोमॉर्फी ऑफ रीजन इंडिया में अब सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको काम का लगा हो, ठीक है, तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।